think about the business organizations that if a single individual is faced with more than 11,000 risks, so what do you think that how many risks would a business organization would be facing? But the problem is that most of the business organization worldwide, especially in Pakistan, do not have any formal risk profile. They do not carry a document that contains all the possible risks that they actually are facing or that they can possibly face in the future जो है ना उसमें ठीक है रिस्क प्रोफाइलिंग तो जब रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की जाती once the first step is that you have to list down all the risks, you have to maintain the risk profile so that you can identify that which risks you are basically exposed to. Then you would basically assess those risks, that out of these risks which risks are more important, which risk basically my business organization is more vulnerable to. जैसे फॉर एग्जांपल आप हम बात कर लेते हैं कि एक बिजनेस है वो लोकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं या रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं करते या कोई प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट नहीं करते, तो मे बी जो एक्सचेंज रेट रिस्क है या जो करेंसी रिस्क है वो उनको इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करे। लेकिन अगर एक बिजनेस है वो प्रोडक्ट ही सारी इंपोर्ट करके या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके यहाँ उनकी प्रोडक्शन करके सेल करते हैं, तो नाउ दे आर सीरियसली दे हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट द एक्सचेंज रेट रिस्क, बिकॉज द रीजन इज कि अगर सारी की सारे उनकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है और इंपोर्ट है जो है ना वो आपकी डॉलर के थ्रू पेमेंट के जरिए है, तो अगर डॉलर का जो है ना वो एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो ऑब्वियसली आपकी सारी की सारी जो प्रोजेक्शंस है फाइनल प्रोजेक्शन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वो चेंज हो जाएंगी, जो है ना उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर मार्केट कंपेटिटिव है, प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट मार्जिन के स्क्वीज होने से आपके लिए सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो सकता है जो है उसमें, ठीक है। या उसी में फिर दूसरी बात वो जैसा आपने इंश्योरेंस वाली बात की कि जो प्रोडक्ट्स आपने ली हुई हैं या जो एसेट्स आप होल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आप ये देख लें कि उसको रिस्क जो आपका है वो आप ट्रांसफर कर देना आपके लिए बेहतर है या उस रिस्क को खुद से बियर करना आपके लिए ज्यादा जो है ना वो प्रेफरेबल है, तो यू हैव टू रिस्क दैट जो है ना उसमें। एंड इफ यू फील that this risk is unavoidable, this risk is unbearable, so then you have to find out certain risk management techniques through which you can diversify your risk. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ रिस्क ऐसे हैं जो कि कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपने किया कि किसी पेट्रोलियम कंपनी में पीएसओ के शेयर्स परचेज कर लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल जो है ना इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ऑयल प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, लोकल मार्केट में खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड लॉकडाउन हो जाता है जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो पेट्रोल कंजम्पशन बिल्कुल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ऑयल कंजम्पशन बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था कि प्राइसेस अराउंड $0 जो है ना वो पर बैरल तक चली गई थी, जो है ना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गई थी। तो अब अगर आपने किसी ऑयल जो है ना वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और ऑयल प्राइसेस बिल्कुल डिक्लाइन कर जाती हैं, तो इसका मतलब है जो कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट वुड डिक्लाइन। ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज इन रेवेन्यू वुड लीड टू डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इस रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि इसी के ऑल्टरनेटिव किसी नेगेटिवली कोरिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। नेगेटिव कोरिलेटेड इंडस्ट्री मींस कि यहाँ पे जो ऑयल कंपनीज हैं वो तो ऑयल या फ्यूल को सेल करके रेवेन्यू अर्न कर रही हैं, तो ऑयल प्राइसेस के डाउन होने से उनका रेवेन्यू डिक्रीज होगा, रेवेन्यू डिक्रीज होने से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन वो कंपनीज जो कि इसको फ्यूल के तौर पे यूज कर रही हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो कंपनीज है या आपकी एयरलाइन कंपनीज है, तो वो तो इसको जो फ्यूल है इसको वो यूज करते हैं, ठीक है, इस ऑयल को यूज करते हैं एज फ्यूल। तो जब फ्यूल प्राइसेस कम होंगी तो इसका मतलब है कि उनका फ्यूल एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्यूल एक्सपेंस डिक्रीज होने का मतलब है कि देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वुड डिक्रीज। तो व्हेन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वुड डिक्रीज, तो ऑटोमेटिकली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड इंक्रीज। So now instead of making all your investment in the one company that was PSO, if you have made some investment in any airline industry, for example, you have invested, you have purchased some shares of Emirates. So on one side, because of the decrease in the oil prices, what happened? That the profitability of the oil company decreased, but on the other side, because of the increase in the profitability of the transportation sector, you have gained that benefit और उस loss को आपने क्या कर लिया, cover कर लिया। So one way is वो जो हम फाइनेंस के अंदर बात करते हैं ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे नहीं करें। रैशनल डिसीजन इज कि आप क्या कर लें, उसका पोर्टफोलियो क्रिएट कर लें। पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मतलब ये है कि यू मेक मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स
and those investments will be more fruitful if the correlation between those investment is negative जो है ना उसमें, क्योंकि अगर एक ही तरह इंडस्ट्रीज बिहेव कर रही होंगी तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब डाउनफॉल आएगा तो सब में ही आ जाएगा। जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन में भी कर दिया, एयरलाइन में भी कर दिया। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो एयरलाइन इंडस्ट्री की भी जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होंगे, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनके भी जो है ना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो स्क्वीज कर जाएंगे। तो इस वजह से सेम इंडस्ट्री में या सेम टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शायद डाइवर्सिफिकेशन का वो बेनिफिट आप गेन नहीं कर सकें जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर पॉसिबल है जो है ना उसमें। ठीक है जी। सर इसमें हम शॉर्ट एनालिसिस वगैरह भी करते हैं ना इसी रिस्क असेसमेंट को जी देखते हुए, तो जी बिल्कुल, जैसे स्वॉट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह किया। शॉर्ट। हाँ जी, पेस्टल एनालिसिस वगैरह किया जाता है, आप डिफरेंट टेक्निक्स को जो है ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो तो रिस्क असेसमेंट के लिए की जाती है, लेकिन जो पॉइंट था वो ये था कि पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि रिस्क है कौन कौन से। तो जब स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो क्या क्या आपको थ्रेट्स हो सकती हैं, यू विल फिगर इट आउट। फिर उनमें से कौन सी ऐसी थ्रेट्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा कंसर्न वाली है, और फिर उस जो कंसर्न वाली हैं उनको फिर आप कैसे जो है वो मैनेज करेंगे, उनको खुद से टेकअप करेंगे उस रिस्क को, उसको आप डाइवर्सिफाई करेंगे, किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं या उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। देन यू विल फिगर आउट द वेज ऑफ डूइंग इट जो है ना। And then the stage of the implementation, once you have taken into consideration the risk management techniques, then you will go for the implementation of those risk management techniques। और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद देन यू विल हैव टू मेक अ रिव्यू। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क प्रोफाइल बना ली, रिस्क जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लिए और 10 साल हो गए उसके बाद उसको अपडेट ही नहीं किया, क्योंकि जो डायनेमिक्स आज से 10 साल पहले थे और जो डायनेमिक्स आज हैं, दीज आर ऑल टुगेदर चेंज। आप सिर्फ एक साल को ही देख लीजिए, जो लास्ट 1 ईयर कोरोना की वजह से जो सिचुएशन चेंज हुई है, दैट हैज ऑल टुगेदर चेंज द एनवायरनमेंट इन विच द बिजनेसेस वर वर्किंग जो है ना उसमें, the way the people were working, the way the ठीक है we used to live, that has dramatically changed जो है उसमें। पहले वो बाहर जाके डाइन इन करना या जो है अफ्तार जो है वो डिनर्स करना या शहरी के लिए जाना, इट वाज अ कॉमन नॉर्म। आज देख लें तो उसको किस तरह से बैडली जो है ना वो इफेक्ट हुआ है। इसी तरह से जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो इफेक्ट हो गए हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, जो स्कूल्स के बिजनेसेस थे, इसी तरह से उनके साथ एसोसिएटेड जो बिजनेसेस थे, दे हैव बैडली अफेक्टेड जो है ना उसमें। जो पहले लोग बाहर जाके खाना पसंद करते थे, अब नॉर्मली ये प्रेफर होता है कि घर पे ही जो है ना वो ऑर्डर करके चीज़ को मंगा ले जो है ना से। पहले जो प्रेफरेंस होती थी कि आउटडोर जाके शॉपिंग करें, अब यही प्रेफरेंस होती है कि ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है और वो आराम से घर जो है ना इजीली एक्सेसिबल हो सकती है जो है ना, तो क्या करें कि उसको ऑनलाइन ही मंगा लें जो है ना उसको। तो सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती हैं जो है ना उसमें। So now we'll discuss this risk management. This was a brief overview of the risk management process. We'll discuss it one by one in detail. Starting from the risk identification, when we talk about the risk identification, the first thing that we have to do is maintain the risk profile of the company. Okay, just figure it out that how many risks possibly can be faced by the business organization. ठीक है, तो फॉर्मल लिस्टिंग ऑफ ऑल द पोटेंशियल रिस्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत सारे टाइम पे हमें पता भी होता है कि जी कि ये रिस्क हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करते जो है ना उसमें। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द पोटेंशियल रिस्क। और जरूरी नहीं है कि यू आर योरसेल्फ आर एक्सपर्ट इनफ टू लिस्ट डाउन ऑल द रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है तो उसने बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट किया है जो है ना उसमें, अब उसकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में इतना स्ट्रांग नहीं है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो किसी एक्सटर्नल पर्सन से भी जो है ना वो हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके जी। तो what we are talking about that, for example, if someone has started a business venture and he is not proficient in the accounting methods, what he or she can do is he or she can take the help from an accounting professional। आप अकाउंटिंग फंक्शन क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें कि वो आपकी पेरोल्स को मेंटेन कर लें। आप क्या कर सकते हैं, किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं कि वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें या उनमें जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें आपको हेल्प आउट कर सकें। आप खुद से इंटरनली ऑडिट नहीं कर सकते, यू टेक दी हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल ऑडिटर्स। आप कोई खुद से प्रोजेक्ट जो है ना उसको वैल्यूएट नहीं कर सकते, यू टेक दी हेल्प फ्रॉम दी कंसल्टेंट्स। तो इन द सेम वे what you can do is you can take help from the professionals who can actually develop the risk profile of your company जो है ना उसमें। ठीक है, because this is an important document just like all other things।
and then risk is inevitable. However, the unfavorable consequences of risk can be controlled. ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिस्क को बिल्कुल जीरो कर दें. हम नॉर्मली फाइनेंस के अंदर जो है ना वो बात करते हैं कि देर आर सर्टेन रिस्क फ्री जो है ना सिक्योरिटीज या रिस्क फ्री एसेट्स. कौन सा होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटी या रिस्क फ्री एसेट? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सर. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने 30 ईयर के बॉन्ड इशू किए हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन रिस्क तो एसोसिएटेड है उसके साथ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो रिस्क फ्री तो ना हुआ. हाँ जी. When we talk about the risk free assets, can you give the example of any risk free asset? जी, any one of you? जनरली जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, वी टेक देम एज रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बिकॉज दीज आर इशूड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, जनरली फॉर 3 to 6 months. So within 3 to 6 months, normally monetary policy rate remains the same, so chances are that there won't be any inflation in the market. After 3 months, you will basically get your investment back, so these are quite liquid. और जनरली 3 months में कोई चांसेस नहीं होती कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाएगी. इस वजह से जो हम कहते हैं ना कि उसकी जो चांसेस हैं डिफॉल्ट के जो है तो वो काफ़ी कम है, तो उसको रिस्क फ्री सिक्योरिटी कहा जाता है. बट स्टिल द रिस्क इज देयर. खुदा न खास्ता आप 3 महीने की बात करते हैं, 3 दिन का पता नहीं है. अगर ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है, जैसे अभी IMF की तरफ से आ रहा था कि गवर्नमेंट जो है उसको, जो स्टेट बैंक है उसको इंडिपेंडेंट जो है ना वो किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इसके ऊपर वावेला था. जो सोशल सर्कल्स हैं, इकोनॉमिक्स सर्कल्स हैं, उसमें काफ़ी बात हो रही थी. तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, अप टू 3 months जो है ना बोरिंग कर लेती है कमर्शियल बैंक से. अब अगर विद इन 3 months कंपनी जो गवर्नमेंट है उसके पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं और वो उनको चेक इशू कर देती है और चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आप खुद फेस इमेजिन कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट का चेक डिसऑनर हो रहा है तो गवर्नमेंट के सर्वाइवल या उस इकोनॉमी के सर्वाइवल के चांसेस क्या रह जाएंगे. तो ठीक है, तो हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, 100% उनको जो है ना वो अवॉइड नहीं कर सकते. और ये जो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, इसमें बेसिकली पर्सपेक्टिव भी ये है कि जितना रिस्क है उसको हम, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम किसी तरह से क्या कर दें, कट डाउन कर दें या रिड्यूस कर लेंगे. ठीक है. देन देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्क. इट इंक्लूड्स अ बिजनेस रिस्क व्हिच में इंक्लूड द प्रोडक्शन रिस्क. फॉर एग्जांपल, आप एंटिसिपेट कर रहे थे मार्केट में डिमांड के ये आने वाले सीजन में ईद के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेवरेजेस की, कोल्ड ड्रिंक्स की सेल होगी, लेकिन ये कोरोना की वजह से, लोगों के डर की वजह से कि ये ना हो कि बीमार हो जाएं या इस तरह से, या आउटडोर एक्टिविटीज़ को क्लोज डाउन करने की वजह से क्या हुआ कि वो जो एंटिसिपेटेड डिमांड है वो डिक्रीज होगी. तो जो प्रोडक्शन आपने की थी वो प्रोडक्शन आपकी बहुत ज़्यादा होगी, तो नाउ इट्स अ रिस्क. ओवर प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्ट्स अगर पेरिशेबल है और कुछ टाइम में पेरिशेबल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू विल फेस. आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस जो है ना वो बियर करना पड़ेगा. या इसी तरीके से आपने एंटिसिपेट की थी डिमांड के, हो सकता है कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे, लेकिन हुआ ये कि जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपने कम की लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. तो वो जो डिमांड, इंक्रीज डिमांड है, उसको फुलफिल ना कर पाना भी आपके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी जो है ना वो रिस्क है कि आप मार्केट में अपना शेयर जो है उसको क्या करेंगे, लूज कर जाएंगे जो है. इसी तरीके से प्राइस रिस्क ऑफ इनपुट्स, आगे हम लोगों ने बात की थी, जैसे इन्फ्लेशन हो रही है या आप फॉरेन करेंसी में जो है ना एक्सचेंज रेट चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम पीरियड में अगर प्रोडक्ट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है ना उन इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने का नुकसान क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या आपकी जो प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ने से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाएगा. इन द सेम वे देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइस रिस्क ऑफ आउटपुट्स. आप ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट मार्जिन जो है ना बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि कंपटीशन की वजह से प्राइसेस आपको डिक्रीज करनी पड़ गई. तो वो जो पॉसिबल गेन था, वो गेन की बजाय आपको क्या करना पड़ रहा है, लॉस बियर करना पड़ रहा है. तो दैट इज अगेन अ रिस्क एसोसिएटेड विद योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. लाइकवाइज रेपुटेशनल रिस्क, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स और उसमें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होगी और अगर कस्टमर्स में ये वाइब चली जाती है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है या ये चीज़ ठीक नहीं है, तो
तो उसकी मार्केटेबिलिटी के ऊपर जो है ना क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। जैसे आजकल जो वैक्सीन है उसके बारे में काफ़ी जो है ना एक रूम जो है ना वो स्पेकुलेशन सी चल रही है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है वो कोरोना की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बढ़ गई है, ठीक है, या वैक्सीनेशन कराने के बावजूद भी कोरोना जो है वो हो गया, क्योंकि उस टाइम इम्यून सिस्टम आपका जो है ना वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है ना इफेक्ट होने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप अगर रेपुटेशनल ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जो वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं या इनमें से कुछ स्पेसिफिक जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं है, तो उसकी जो बैड रेपुटेशन है वो ऑटोमेटिकली उसका मार्केट शेयर जो है ना उसको खत्म कर देगी जो है ना उसमें। प्रोजेक्ट रिस्क वही बात है कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा या नहीं होगा, कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो उसकी कंप्लीशन को जो है ना अफेक्ट कर सकते हैं, तो दिस वुड बी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट रिस्क। देन एनवायरमेंटल रिस्क ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर वेदर जो है ना वो हार्श हो जाता है, वहाँ पे काम करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, या वहाँ जो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो भी इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क दैट योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल फेस। पॉलिटिकल रिस्क है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, उसकी नई पॉलिसीज हैं, नई उनका पर्सपेक्टिव है, नया विजन है, तो दैट्स एन अगेन रिस्क दैट यू आर फेसिंग। एंड देन द इकोनॉमिक कंडीशन रिस्क, अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना बुरी हो जाती हैं, डीवैल्यूएशन हो जाती है करेंसी की, अगर डिफॉल्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, क्रेडिट्स अवेलेबल नहीं होते मार्केट्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ऑब्वियसली ऑल दीज कैरीज अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Then there could be possible financial risk for your business organization, which includes credit risk. Credit risk क्या चीज होती है जी? क्रेडिट इस लोन देने लोन से रिलेट कर रहा है कि लोन आपको अवेलेबल होगा या नहीं, कोई बंदा आपको लोन देगा या नहीं, इससे लिंक करेगा सर। ये वेरी राइट, ये क्रेडिट लोन्स के साथ रिलेटेड है कि आपको लोन मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, या आपने जिनको क्रेडिट दिया हुआ है उनसे आप लोन रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके कस्टमर्स होते हैं, यू सेल देम द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उसमें बैड डेट्स के चांसेस होते हैं ना, जो प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं जी के चांसेस ऑफ बैड डेट्स हैं, या और एक्चुअली कुछ लोग पेमेंट नहीं करते, तो 100% तो रिकवरी नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो वो जो है कि को लोग आपको पैसे नहीं देंगे, तो दैट इज अ क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट में भी क्रेडिट रिस्क में आता है। उसके पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है जो है कि अब जैसी सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर लोन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अगर आपकी जो है ना वो रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो लोन आपको कोई दे ही नहीं रहा, और अगर कोई देता है तो ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर देता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी एक आपका जो है ना वो क्रेडिट का रिस्क है कि लोन मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा तो आपको हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर मिलेगा, तो अगेन दिस इज अ रिस्क और अनसर्टेनिटी फॉर योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसको अगर सेपरेट आप बात करते हैं तो दैट कुड बी इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी जब चेंज होगी तो उसकी बेसिस पे डिस्काउंट रेट चेंज होता है, जब डिस्काउंट रेट चेंज होता है तो जितने भी कमर्शियल बैंक से वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया हुआ था और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिया हुआ था। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है काइबर प्लस 1% था। काइबर क्या होता है? कराची इंटर बैंक। इंटर बैंक रेट जो होता है स्टेट बैंक की तरफ से। ठीक है, कराची इंटरबैंक जो है ओवरनाइट रेट या ऑफर रेट इसको बेसिकली बोलते हैं। इट इज़ द रेट एट विच इंटरबैंक बोरिंग और लैंडिंग इज डन। तो जनरली जब कंज्यूमर्स को ऑफर किया जाता है तो काइबर प्लस सम परसेंटेज पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल काइबर प्लस 0.5% के ऊपर जो है वो कंज्यूमर को जो है ना वो लोन दिया जाएगा। तो इसका मतलब है अगर काइबर प्रीवेल कर रहे हैं 7%, तो 7% में ये 0.5% अगर हम ऐड कर दें तो कस्टमर को किस रेट पे जो है ना वो लोन मिल रहा है? 7.5% पे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ठीक है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से जो काइबोर है वो 7% से इंक्रीज होके 13% पे चला गया, तो अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो कितनी हो जाएगी? 13.5%। तो दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपने सारी कैलकुलेशन अपनी की हुई थी इस 7.5% के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपने मैक्सिमम कहा कि 8% तक या 9% तक इंटरेस्ट चला जाएगा, और यहाँ इंटरेस्ट चला गया 13.5%, तो वो जो आपने जितनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की थी वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपने स्पेसिफाई की थी एक बाय रेट ऑफ रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो ये रिस्क है सर इसके साथ एसोसिएटेड है। जी जी। सर सर ये जब हमने सपोज करते हैं किसी से लोन लिया 7.5% के हिसाब से, फाइबर प्लस 5% हो गया, तो हमारा उस टाइम पे एग्रीमेंट होगा कि हमें अब ये लोन का के ऊपर जो इंटरेस्ट है हमने यही पे करना है। लेकिन क्या इसके बाद इंटरेस्ट चेंज हो जाता है जिस तरह हर साल एवरी ईयर चेंज होगा? अच्छा एक मिनट, उसमें काइंडली देख लीजिएगा, दो तरह के आपके पास जो लोन एग्रीमेंट्स होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग रेट के ऊपर जो है आप लोन ले सकते हैं, जहाँ हम उसको ये कर सकते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है दिस इज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो जो फ्लोटिंग रेट है बेसिकली दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल मींस दिस रेट वुड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन दी काइबर। काइबर चेंज होगा तो ये रेट आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो अगर आपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया हुआ है तो फिर वो मार्केट जो वेरिएशन होगी काइबर में उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। आपकी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है ना वो चेंज होगी। लेकिन अगर आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ले लिया, आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया 9% के ऊपर, तो 5 ईयर का लोन है। अब ड्यूरिंग दिस 5 ईयर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि काइबर में जितनी मर्जी चेंज आ जाए आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, 5% करना, सॉरी 9% करना। ठीक है। तो अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक्सचेंज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफ़ी चेंज होगा और उसमें वेरिएशन जो है वो नेगेटिव साइड के ऊपर जा सकती है, तो इट इज़ मोर एडवाइजेबल कि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बोरिंग करने की बजाय क्या करें, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर करें। एंड इफ द एंटिसिपेशन इज कि करंटली इंटरेस्ट बहुत प्रिवेल कर रहा है और आने वाले टाइम पीरियड में कम हो जाएगा, तो अभी हमें पैसों की जरूरत भी है और 5 साल के लिए क्यों ये बर्डन अपने साथ लें, तो आप फिर क्या करें, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चले जाएं। कि अगर अभी 13 है और अगर वो डिक्रीज होकर 7 पे चला जाता है, जैसे इस गवर्नमेंट के स्टार्ट में अराउंड 6.5% था, फिर इंक्रीज होकर तकरीबन अराउंड 12.5 या 13% तक चला गया, अभी फिर वो कट डाउन होकर अराउंड 7% आ गया। तो अब किसी के अगर 13% के टाइम पे लोन लेना था और अगर वो फिक्स रेट पे चला जाता है तो दैट वाज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग एट दैट टाइम, और उसने अगर वो लोन एग्रीमेंट कर लिया तो अब मार्केट में रेट क्या प्रिवेल कर रहा है, 7%। तो वो तो ये सोचेगा ना कि मैंने कितना बड़ा जो है ना बेवकूफाना काम कर दिया कि मैं अगर फ्लोटिंग रेट पे चला जाता तो मेरी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग अराउंड हाफ होती, तो मैं डबल कॉस्ट सिर्फ इस वजह से बियर कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है ना वो फंस गया हूँ। समझ आ रही बात की? सजी जो जी जी। सजी जो इमरान खान के स्टार्टिंग में सीओडीज वगैरह बुक थे वो अभी तक 13% ही चल रहे हैं। नहीं, अब वही बात है ना कि डिपेंड करता है ना कि जो आपकी उस टाइम पे जो लोन अरेंजमेंट्स थी वो क्या थी। वो लोन अरेंजमेंट्स अगर फ्लोटिंग रेट के ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है तो फिर तो वो चेंज होगा, लेकिन अगर लोन अरेंजमेंट ही आपकी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है तो अब चाहे जो मर्जी मार्केट का रेट हो जाए, जो ना जिस टाइम पे आपका लोन एग्रीमेंट हुआ था वही रेट जो है ना प्रिवेल करेगा थ्रू आउट द लोन पीरियड। ओके जी। देन देयर आर foreign exchange risk. Foreign exchange risk, we have already discussed that if you are dealing in foreign currency, if you are in import export business, if you are importing some products from the foreign or you are exporting some products in the foreign countries, तो exchange rate risk can also affect your business organization. डॉलर का जब रेट चेंज होगा according to the local currency, तो because of the devaluation of the currency, obviously it affects the business organization. And then the market value of the financial assets risk, बेसिकली जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बॉन्ड्स हैं या स्टॉक्स हैं, देयर वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। फाइनेंशियल मार्केट में वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है और स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है, खुदा ना खास्ता। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी ऑटोमेटिकली जो है जो उसकी मार्केट वैल्यू या चीज़ों की वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये सारे के सारे रिस्क हैं जो कि नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली फेस्ड विद। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस or any query or any confusion from your side? सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है इसमें जब एक जैसे आप पाकिस्तान है और अगर जो भी चाइना होगी तो इसमें एक्सचेंज रेट पे रिस्क होता है, यानी कि आप पहले तो हम वो वही बात आती है ना फिक्स और फ्लोटिंग है। तो अब आपने फिक्स पे अगर ये सारी कंडीशन फिक्स होती है या हमारे पास अनसर्टेनिटी भी होती है इसमें कि उनका जो एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, तो इस चीज़ में हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है।
सॉरी आमना, मैं आई कुडंट गेट योर कंप्लीट क्वेश्चन, जो है ना अगर आप रिपीट कर सकें। सर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में जो कंट्रीज हैं वो जैसे कि इसमें थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट किया हुआ होता है दूसरी कंट्री में, उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ठीक है। क्या दूसरी कंट्री के एक्सचेंज रेट की चीजों में क्या ऐसा होता है? अच्छा, उसमें अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं कि देखें, जब आपकी करेंसी की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती है, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ठीक है। ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करने का आपका बिजनेस है, और नॉर्मली जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एग्जांपल के तौर पे हम ये कहते हैं कि आप वो जो ऑरेंजेस एक्सपोर्ट करते थे वो $1 जो है ना, ठीक है, 1 डजन ऑरेंजेस थे वो $10 के जो है ना वो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डॉलर का प्रीवेलिंग रेट जो है वो आपका 150 था, तो 1500 पर डजन जो है ना वो आप ऑरेंजेस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब फॉर इंस्टेंस डॉलर का जो है ना वो रेट जो है वो चेंज हुआ, तो डॉलर का रेट चेंज होने की वजह से लेट्स सपोज डॉलर जो है वो 200 में चला गया जो है ना, तो पहले अगर 150 के जो है ना वो 1 डजन ऑरेंजेस जो परचेज कर सकते थे, तो अब इसका मतलब है कि $1 इज इक्वल टू 200 रुपीज। या पहले अगर लेट्स सपोज डॉलर 100 का था और वो 1 डजन ऑरेंजेस उसमें परचेज कर सकते थे, तो अगर डॉलर 200 पे चला गया है, तो इसका मतलब है विद सेम $1 दे कैन नाउ परचेज 2 डजन ऑफ दी ऑरेंजेस। तो इसका मतलब है उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। वन रीजन फॉर द डीवैल्यूएशन इज जो करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है ना, और जो गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन कर रही होती है, उसका बैक एंड पे एक लॉजिक ये भी होती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी, और उन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने की बेसिक लॉजिक ये होती है कि जब एक्सचेंज रेट में आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, तो उसका मतलब ये होती है आपकी प्रोडक्ट्स चीप होगी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी कि पहले $1 में 1 डजन अगर ऑरेंजेस परचेज कर सकते थे, अब उसी $1 से आप क्या कर सकते हैं, 2 डजन ऑरेंजेस परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट आपका 100 के हिसाब से 200 पे चला गया। तो इसका मतलब पहले $1 के अगेंस्ट 100 रुपीज की प्रोडक्ट बाय कर सकते थे, अब उसी डॉलर के अगेंस्ट अब 200 की प्रोडक्ट्स बाय कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्सचेंज रेट नेगेटिव साइड के ऊपर जाएगा तो करेंसी डीवैल्यू करेगी, उस डीवैल्यूएशन का बेनिफिट फॉरेन बायर को ये होगा कि उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो जब उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली दे इन्वेस्ट मोर इनटू योर कंट्री, दे परचेज मोर फ्रॉम योर कंट्री, ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो ये एक्सचेंज रेट, लेकिन अगर यही पर्सपेक्टिव आप इंपोर्ट के ऊपर डाल दें, तो पहले जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते थे उसके लिए $1 पे करने का मतलब है 100 रुपीज की पेमेंट आपको करनी पड़ती थी, लेकिन आप उसी सेम $1 की प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको 200 रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो है वो बहुत हाई हो गई। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ये कहती है जी कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है ना वो ज़्यादा करना है, ताकि ये जो हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सकता है, जो आपकी जो इंटरनल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो जो बैलेंस है उसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड को जो है ना वो इंश्योर किया जा सके। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन बेसिकली फेस। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, देन रिस्क असेसमेंट, हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन की थी, देन देयर इज रिस्क असेसमेंट, हाउ कैन वी असेस द रिस्क। Having listed all the potential risks, ask yourself how likely it is for these risks to actually materialize। वो जो स्टार में जिसने बात की थी ना उनकी प्रोबेबिलिटी की, कि कितने परसेंट चांस है कि रिस्क होगा या नहीं होगा जो है उसमें। फॉर एग्जांपल रिस्क में आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि अर्थक्वेक आएगा, तो कितने परसेंट चांस है अर्थक्वेक आने का। जिस एरिया में आप हैं आज तक जिंदगी में अर्थक्वेक आई ही नहीं है, या अगर आया भी है तो वो एरिया डैमेज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वहां तो आपको इसकी प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी ऐसे जोन में आपने जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया है जहां आए रोज जो है ना अर्थक्वेक आए होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए जो है उसकी इंटेंसिटी जो है ना, ये सेंसिटिविटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। या इसी तरीके से आपने क्या कहा कि फायर जो है ना वो आपकी इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए, फायर की जो है ना प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो बिजनेस है जिस टाइप का उसमें आग लगी हो जो है ना, ठीक है। आप क्या करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं, या फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जो है आग लग जाए तो अलग बात है, अदरवाइज नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जिससे आग के लगने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर किसी एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के अंदर या केमिकल फैक्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो चांसेस ये है, प्रोबेबिलिटी तो ये है कि वहाँ एक्सप्लोजन हो सकता है।
तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं उनमें से कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके होने की जो है ना उसमें। अब एक आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया था कि कोई एयरक्राफ्ट भी हमारी बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है। कराची में हुआ था ना, वो पीए का लैंड करते करते वो घरों पे जाके जो है ना गिरा था। तो ये भी तो खुदा ना खासा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एयरक्राफ्ट भी जो है ना क्रैश कर सकता है। लेकिन कितने परसेंट चांस है कि एयरक्राफ्ट क्रैश करेगा? आपके सिटी में एयरपोर्ट है ही नहीं, जिस जगह आप रहते हैं वो उस जो है ना जोन में ही नहीं है जहाँ से एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो होगी। लेकिन आप बिल्कुल अगर उस मेन जोन में रहते हैं जहाँ से डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल फ्लाइट्स वगैरह जाती हैं आती हैं, एयरक्राफ्ट फ्लू करते हैं, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है ना वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। What is the maximum possible loss that can arise from each of the listed situation? Then you have to figure it out. Probability के बाद कि पहले तो आपने देखा कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये लॉस हो सकता है, फिर आपने ये देखा कि अगर ये लॉस हो जाता है तो मुझे कितना फाइनेंशियल जो है ना बर्डन जो है ना वो बियर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है, तो कितने परसेंट चांसेस है गाड़ी चोरी हो सकती है? आप कहते हैं जी गाड़ी मैं रात को गैरेज में जो है ना खड़ी करता हूँ, गार्ड भी घर का होता है जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहा होता है, ऑफिस जाके जब गाड़ी खड़ी करते हो तो वहाँ भी पार्किंग सिक्योर है, जो ऑफिस के जो गार्ड्स हैं वो वहाँ पे होते हैं। बाहर ज़्यादातर मैं इतना जाता नहीं हूँ, तो कितनी प्रोबेबिलिटी? बहुत कम है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि गाड़ी मुझे घर से बाहर पार्क करनी पड़ती है, या ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में इंटरनल पार्किंग नहीं है, एक्सटर्नली रोड के ऊपर पार्क करनी होती है, या फ्रीक्वेंटली मार्केट में विजिट करना होता है और वहाँ पे जो है कोई प्रॉपर पार्किंग का सिस्टम है नहीं, तो देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि गाड़ी किस तरह भी चोरी हो सकती है। जिस एरिया में हमारा ऑफिस है या हम जो वर्किंग करते हैं बिजनेस के लिए, जिन मार्केट्स को विजिट करते हैं, वहाँ पे थेफ्ट बहुत ज़्यादा है, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके साथ ये फाइंड करना है कि उसके साथ लॉस कितना एसोसिएटेड है। तो अगर गाड़ी चोरी होगी, खुदा ना खास्ता 40 लाख की गाड़ी है, 40 लाख का नुकसान हो जाएगा। फैक्ट्री में आग लगी तो 5 करोड़ का लॉस हो सकता है जो है ना उसमें। आपका बिजनेस जो है ना वो डूब गया, स्टॉक मार्केट में इंश्योरेंस की थी, हो सकता है 1 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है ना ज़ाया हो जाए। तो कितना फाइनेंशियल लॉस होगा ये चीज़ें। और फिर क्वेश्चन ये है कि कैन यू स्टैंड दिस लॉस? अगर ये नुकसान हो जाता है तो ये आपके लिए बर्दाश्त करने के काबिल है या नहीं? इज इट बियरेबल और नॉट बियरेबल जो है ना उसमें। ठीक है, आपने सारी ज़िंदगी जो है ना अपनी जमा पूंजी जोड़ के, अपनी जो सेविंग्स है उनसे करके गाड़ी ली थी, बड़े शौक से नई गाड़ी ली, 30 लाख रुपए जो है ना गाड़ी के ऊपर जो है ना लगा दिया, खुदा न खास्ता 1 महीने के अंदर गाड़ी चोरी हो गई। अब पैसे कहाँ से लाएंगे गाड़ी लेने के लिए? क्या आप उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने सारी जमा पूंजी से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट को जो है ना ग्रो किया, उस फैक्ट्री को जो है ना आपने बहुत प्रॉफिटेबल बनाया, लेकिन खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, सारी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्या आप इस लॉस को बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यू हैव टू फिगर इट आउट। तो अगर तो खुद बियर कर सकते हैं तो मसला ही कोई नहीं। अगर नहीं बियर कर सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिस्क को किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे है कि पहली कोशिश ये है कि रिस्क अवॉइड हो। जैसे आपने क्या कर दिया, फायर अलार्म्स लगा दिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा दिए, लोगों की ट्रेनिंग करा दी कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो उसको हम जो है ना वो कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं कि रिस्क के अवॉइड करने के जो है ना वो चांसेस करते हैं कि कोई भी लाइटर या जो है ना मैच स्टिक जो है ना वो फैक्ट्री के अंदर नहीं लेके जाएगा, कोई सेल फोन अंदर जो है ना वो नहीं लेके आएगा, कोई एक्सटिंग्विशेबल जो है ना वो मटेरियल जो होगा वो नहीं लेके जाएगा। तो ये सारी रिस्क एडवाइडेंस जो है ना आपने मेजर्स की है। फिर उसके बाद लॉस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आपने के लोगों को ट्रेनिंग दी, आपने वहाँ पे जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह रखाए, आपने मॉक एक्सरसाइजेस वगैरह कराई, अपना जो प्रोसेस है उसको ऐसा स्मूथ किया कि उसके अंदर चांसेस या डिफॉल्ट ना हो। शॉर्ट सर्किट के लिए आपने स्पेशल जो है ना वो बेस लिए, जो है ना अच्छी क्वालिटी के जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना यूज़ किए, वायर्स वगैरह जो है ना यूज़ की। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ना वो बेहतर किया। लेकिन इसके बावजूद देयर आर चांसेस के फिर भी जो है ना वो नुकसान हो सकता है। तो अब क्या करें?